सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव पावर की, जिसे हम P से दिखाते हैं और किलोवाट kWm में नापते हैं। ये आप कह सकते हैं असली पावर है, यूजफुल पावर, मतलब वो पावर जो सच में कोई काम कर रही है, जैसे मोटर को घुमाना, हीटर से गर्मी देना या फिर बल्ब से रोशनी पैदा करना। और हाँ, इसी पावर का पैसा हम बिजली के बिल में दे। अच्छा, अब आती है रिएक्टिव पावर यानी Q। इसकी यूनिट है किलोवार, kVAR। ये थोड़ी अलग है। ये सीधे सीधे कोई मैकेनिकल काम नहीं करती, पर इसके बिना काम चलता भी नहीं। मोटर्स और ट्रांसफार्मर जैसे जो इंडक्टिव लोड्स होते हैं ना, उनमें मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। तो ये सिस्टम में बस सर्कुलेट होती रहती है, कंज्यूम नहीं होती। और हाँ, जो हम करंट और वोल्टेज के बीच फेज एंगल फाई की बात करते हैं, उसकी वजह यही रिएक्टिव पावर है। और फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन है अपैरेंट पावर यानी S, जिसे हम किलोवोल्ट एम्पियर kVA में नापते हैं। ये सिस्टम की टोटल पावर है, एक्टिव और रिएक्टिव पावर का वेक्टर सम। इसीलिए तो ट्रांसफार्मर, केबल या स्विच गियर, इन सब की रेटिंग हमेशा kVA में होती है, kW में नहीं। क्यों? क्योंकि इन उपकरणों को तो टोटल करंट झेलना है, जो एक्टिव और रिएक्टिव दोनों पावर की वजह से होता है। अच्छा, इन तीनों के बीच के रिश्ते को समझने का सबसे अच्छा तरीका है ये पावर ट्रायंगल जो आप देख रहे हैं। बहुत सिंपल है। एक्टिव पावर P को हम बेस मान लेते हैं, रिएक्टिव पावर Q को परपेंडिकुलर, तो जो हाइपोटेन्यूज है वो बन जाती है हमारी अपैरेंट पावर S। और बस यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, S² बराबर होता है P² प्लस Q² के। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर, पावर फैक्टर है क्या? पावर फैक्टर, जिसे हम कॉस्ट फाई से भी जानते हैं, असल में एक्टिव पावर P और अपैरेंट पावर S का रेशो है। मतलब ये हमें बताता है कि जो टोटल अपैरेंट पावर हम सिस्टम से खींच रहे हैं, उसका कितना प्रतिशत सच में काम कर रहा है। इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच होती है। अगर पावर फैक्टर 1 है तो मतलब परफेक्ट, कोई रिएक्टिव पावर नहीं। और जितना ये 1 से कम होता जाएगा, समझ लीजिए उतना ज्यादा रिएक्टिव पावर सिस्टम में फालतू में घूम रहा है। ठीक है, परिभाषाएं तो समझ आ गईं, पर सवाल ये है कि अगर पावर फैक्टर कम है तो क्या हमें इसकी इतनी चिंता क्यों करनी है? चलिए अब देखते हैं कि पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के टेक्निकल और इकोनॉमिक फायदे क्या क्या हैं। इसके फायदे एकदम सीधे और साफ हैं। सबसे पहला और बड़ा फायदा तो है पैसों का। बिजली के बिल कम हो जाते हैं क्योंकि ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज कम पावर फैक्टर पर पेनल्टी लगाती हैं। फिर आते हैं टेक्निकल फायदे। सिस्टम में करंट कम हो जाता है, जिससे केबलों में I²R लॉसेस घट जाते हैं, वोल्टेज ड्रॉप भी कम होता है। और सबसे बड़ी बात, आपके मौजूदा ट्रांसफार्मर और स्विच गियर से आप ज्यादा एक्टिव पावर ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो सवाल है, इसे ठीक कैसे करें? इसका जवाब है कॉम्पेंसेशन के सिद्धांत में। देखिए, इंडक्टिव लोड्स को रिएक्टिव पावर चाहिए होती है, राइट? तो हम क्या करते हैं, हम कैपेसिटर्स का इस्तेमाल करते हैं जो खुद रिएक्टिव पावर जनरेट करके उस डिमांड को पूरा कर देते हैं। ये डायग्राम देखिए, ये कॉम्पेंसेशन के प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से समझाता है। हो क्या रहा है, हमारे इंडक्टिव लोड को रिएक्टिव पावर Q चाहिए। अब हमने क्या किया, पैरेलल में एक कैपेसिटर बैंक लगा दिया। ये कैपेसिटर बैंक खुद रिएक्टिव पावर QC सप्लाई करने लगा। तो अब लोड की जो जरूरत है वो यहीं से पूरी हो गई। इसका नतीजा ये हुआ कि जो मेन सप्लाई है उससे अब हमें कम रिएक्टिव पावर Q' खींचनी पड़ रही है। और जैसे ही रिएक्टिव पावर कम हुई, हमारी टोटल अपैरेंट पावर भी S से घट के S' हो गई और बस पावर फैक्टर इंप्रूव हो गया। तो अब सवाल उठता है कि कितने kVAR का कैपेसिटर बैंक चाहिए। इसकी कैलकुलेशन इस सिंपल से फॉर्मूले से होती है, QC = P tan phi - tan phi'। यहाँ P है हमारी एक्टिव पावर किलोवाट में, phi है हमारा पुराना मतलब ओरिजिनल पावर फैक्टर एंगल, और phi' है हमारा नया यानी टारगेट पावर फैक्टर एंगल। चलिए अब जरा और प्रैक्टिकल होते हैं और देखते हैं कि सही साइज का कैपेसिटर बैंक कैसे चुनें। ये साइजिंग बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि अगर गलत साइज लगा दिया तो अंडर कॉम्पेंसेशन या ओवर कॉम्पेंसेशन की दिक्कत हो सकती है। तो एक आम सवाल यही आता है कि मान लीजिए कोई मौजूदा इंस्टॉलेशन है, तो उसके लिए कॉम्पेंसेशन का ऑप्टिमम लेवल कैसे तय करें, कैसे पता करें कि कितने kVAR का कैपेसिटर लगाना है? इसके लिए एक बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीका है, जिसमें बस कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले अपने इंस्टॉलेशन की एक्टिव पावर P पता कर लीजिए किलोवाट में। फिर अपना अभी का पावर फैक्टर कॉस्ट फाई और जो नया टारगेट पावर फैक्टर कॉस्ट फाई डैश चाहिए वो तय कर लीजिए। इसके बाद एक रेफरेंस टेबल का इस्तेमाल करके एक फैक्टर निकालना होता है और आखिर में बस उस फैक्टर को अपनी एक्टिव पावर P से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
आपको अपनी जरूरी कैपेसिटर रेटिंग QC मिल जाएगी। ये रही वो रेफरेंस टेबल जो आप देख रहे हैं। इसे यूज करना बहुत आसान है। देखिए, रोज में इनिशियल पावर फैक्टर दिया है और कॉलम्स में टारगेट पावर फैक्टर। तो बस अपनी रो और कॉलम को पकड़िए और जहां ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वो जो नंबर है वही आपका मल्टीप्लायर है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमारा लोड है 500 किलोवाट। अभी का पावर फैक्टर है 0.75 और हमें इसे सुधार कर 0.928 करना है। तो हम टेबल में 0.75 वाली रो और 0.928 वाले कॉलम को देखेंगे। वहां हमें फैक्टर मिलता है 0.487। अब बस 500 किलोवाट को 0.487 से गुणा कर दीजिए। जवाब आएगा 244 kVAR। मतलब हमें 244 kVAR का कैपेसिटर बैंक लगाना होगा। ठीक है, कैपेसिटर का साइज तो पता चल गया, पर अब अगला बड़ा सवाल है कि इसे लगाना कहाँ है। इंस्टॉलेशन में इसकी प्लेसमेंट कहाँ होनी चाहिए। इसके लिए मुख्यतः 3 रणनीतियां होती हैं: ग्लोबल, सेक्टर और इंडिविजुअल। पहला है ग्लोबल कॉम्पेंसेशन। इसमें क्या करते हैं कि एक बड़ा सा कैपेसिटर बैंक लेकर सीधे मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पर लगा देते हैं। यह सबसे सिंपल तरीका है, पर इसका एक ड्रॉबैक है। इससे मेन इनकमिंग केबल तो ठीक हो जाती है, पर प्लांट के अंदर की जो केबल हैं उनमें लॉसेस कम नहीं होते। दूसरा तरीका है सेक्टर कॉम्पेंसेशन। इसमें हम अलग अलग सेक्शंस के डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स पर छोटे छोटे कैपेसिटर बैंक्स लगा देते हैं। इससे उस पर्टिकुलर सेक्टर की केबलिंग को भी फायदा पहुंचता है। और जो सबसे इफेक्टिव तरीका है वो है इंडिविजुअल कॉम्पेंसेशन। इसमें हम कैपेसिटर को सीधे इंडक्टिव लोड के टर्मिनल्स पर ही लगा देते हैं, जैसे कोई बड़ी मोटर हो। इसका फायदा यह है कि ये रिएक्टिव पावर को उसके सोर्स पर ही कैंसल आउट कर देता है। नतीजा, पूरे इंस्टॉलेशन की वायरिंग में करंट और लॉसेस कम हो जाते हैं। चलिए अब इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ लाने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल उदाहरण देखते हैं। इससे हमें बिफोर और आफ्टर का फर्क बिल्कुल साफ साफ दिखेगा। ये देखिए, बाईं तरफ है करेक्शन से पहले की स्थिति जहां पावर फैक्टर है सिर्फ 0.75 और दाईं तरफ है जब हमने 250 kVAR का कैपेसिटर बैंक लगा दिया, जिसके बाद पावर फैक्टर सुधर कर 0.928 हो गया। अब जरा नंबर्स पे ध्यान देते हैं कि असल में हुआ क्या। ये आंकड़े कमाल के हैं। देखिए, करेक्शन से पहले 630 kVA का ट्रांसफार्मर 665 kV पर चल रहा था, मतलब ओवरलोडेड। पर करेक्शन के बाद अपरेंट पावर घटकर सिर्फ 539 kVA रह गई, यानी हमारे ट्रांसफार्मर में अब 14% की कैपेसिटी फ्री हो गई। करंट देखिए, 960 एम्पेयर से घटकर 778 एम्पेयर पर आ गया। और हम जानते हैं कि लॉसेस जो हैं वो करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि केबल लॉसेस घटकर पहले के मुकाबले सिर्फ 65% रह गए। तो आखिर में एक सोचने वाली बात, इन सोर्सेस के मुताबिक पावर फैक्टर करेक्शन इक्विपमेंट पर जो खर्च होता है वो आमतौर पे 18 महीने में ही वसूल हो जाता है। तो ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके खड़ा करता है। अगर कोई इंडस्ट्री या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने पावर फैक्टर को ऑप्टिमाइज नहीं कर रही है तो वो हर साल असल में कितना बड़ा आर्थिक नुकसान उठा रही है। ये सिर्फ एक टेक्निकल सवाल नहीं है, ये एक सीधा सीधा बिजनेस का सवाल है। खैर, इस विश्लेषण को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये जानकारी काम की लगी होगी। अगर आप इलेक्ट्रिकल सिस्टम की एफिशिएंसी से जुड़े ऐसे ही और तकनीकी विश्लेषण देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। कोई खास टॉपिक है जिस पर आप अगला विश्लेषण चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। देखने के लिए एक बार फिर शुक्रिया।